ओके। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से सुने और जरूरी चीजों का नोट बनाएं। अभी तक हमने मशीनों के बारे में पढ़ा, शरीर के बारे में पढ़ा, बीमारियों के लक्षणों के बारे में पढ़ा, पेशेंट का चेकअप कैसे करना है, पेशेंट से क्या क्या पूछना है, कौन से पॉइंट का क्या मतलब समझना है। तो बेसिकली अभी तक का जो हमारा पर्पस था वो था बीमारियों की पहचान कैसे करना, बीमारियों से बचना कैसे, और उसके अलावा एक मशीन बीसीएम के बारे में और फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर के बारे में। इसके बात अलावा आप सब जानते हैं कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में या टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, हर्ब्स के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियों। तो टीएन्स कंपनी भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन में क्या फर्क है। सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन में क्या फर्क है? इतनी बड़ी भीड़ है, 45 लोग हैं और केवल दो लोगों को पता है, बाकी सब क्या है, बारात में आते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कई सेशन अटेंड कर चुके हैं। सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, तीनों में फर्क क्या है? और मैं पूछूंगा पुराने लोगों से, आप हाथ उठाओ या ना उठाओ। सुदेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सुदेश जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए और बताइए ये तीनों में क्या फर्क? सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। सुदेश सागर जी, मैं बहुत ज्यादा टाइम लोगों का वेस्ट नहीं कर सकता, इस तरह से नहीं मत किया कीजिए। बोलिए, बोलना शुरू कीजिए। नहीं बताना है तो बोल दीजिए मुझे नहीं बताना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ईयरफोन लगा के रखते हो, आपको भी पता है कि आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम है। ईयरफोन निकाल दो, आवाज आएगी। लास्ट टाइम भी हुआ था ऐसा। फोन का ईयरफोन निकाल दो, पिन निकाल दो उसमें से। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही मैम, ऐसा क्या तैयारी करते हो आप? आपको कम से कम मीटिंग में बैठते हो ढंग से बैठना चाहिए। ओके, दूसरा कौन बताएगा? नीलम सिंह जी, आप बताइए। सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन में क्या डिफरेंस? नीलम सिंह जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए, बताइए। गुड कैमरा मॉर्निंग ऑन कीजिए। सर। कैमरा ऑन कीजिए, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो जो हमारे सप्लीमेंट्स है वो सीएनटी बेस्ड है, जो क्या कि बेस्ट है? सीएनटी बेस्ड, सेल सीएनजी? नरिशमेंट थेरेपी, सीएनटी। वो क्या होता है? वो एक नई चीज बता रहे हो तो मुझे भी नहीं पता है। सर आपने कितने बार बताया सर, सेल ना, मैंने नहीं नरिशमेंट बताया, मुझे थेरेपी खुद की पता है। ही नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? थोड़ा मुझे और कोई एक्सप्लेन कौन कीजिए। बताएगा सर? मुझे नहीं पता आपको किसने बताया। सर आपने बताया ना, मैंने नहीं जो बताया। हमारे कोई सप्लीमेंट्स। किसी से भी पूछ लो भाई, किसी को भी पता है कि मैंने बताया कि सीएनटी बेस्ड है? ये वर्ड तक मैंने नहीं याद यूज किया, मैं ये टर्म ही पहली बार सुन रहा हूँ। बताइए, आप बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए क्या है ये।
सर जो हमारे सप्लीमेंट्स है वो सीएनटी बेस्ड है, सेल नरिशमेंट थेरेपी के तहत जो यूज होते हैं, जो हमारी संस्था यूज करती है। ये आपको किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया। मैंने आज तक कोई भी किसी ने भी मेरे मुंह से ये वर्ड सुना हो? आपके मैं ये अलावा मैं सर खुद ही किसी से सीखती ही सीएनटी का नहीं। फुल फॉर्म सेल क्या क्या बताया आपने? सेल नरिशमेंट थेरेपी, सेल नरिशमेंट सीएनटी। थेरेपी होता है, ये मैं पहली बार ये टर्म ही सुन रहा हूँ। ये मैंने तो सर नहीं बताया, ये मुझे आपने कहीं और से सीखा हुआ है। सही है कि गलत है ये मुझे नहीं पता। आप मुझे ये बताइए कि जी, सप्लीमेंट में, न्यूट्रास्यूटिकल में और आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या फर्क है, क्या है तीनों? सर सप्लीमेंट्स तो जो हम मैंने बताया सर ये चीज हो गई, और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं लाइक सिर्फ और सिर्फ वो हर्ब्स और जड़ी बूटियों से बनते हैं। ठीक है। और और सप्लीमेंट किस चीज से बनते हैं? तो वो भी हर्ब्स और जड़ी बूटियों से ही बनते हैं तो फिर सर। दोनों में फर्क क्या है? डोंट बीट अराउंड द बुश मैडम। ये मैंने पिछले पिछले सब ट्रेनिंग्स में बताया। ओके। कौन और है पीछे वाला? प्रकाश कौर जी, आप बताइए। पहले उनको पकड़ो जो कैमरा ऑन करके बैठे रहे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, बताइए। आपको मना किया हुआ है दो चीजों से मत ज्वाइन कीजिए, मैं आपका एक खत्म ही करता हूँ। जी सर। हाँ जी मैम, बताइए अभी। सर एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता सर इसके बारे में। बताइए सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल एंड। एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं पता सर मुझे इस बारे में। ओके। साजिया मैम, आप बताइए। श्रुति शांघवी, आप बताइए। बीनू वाजपेयी, आप बताइए। आप लोग क्यों नहीं बता रहे? कैमरा ऑफ करके सर बैठने के लिए आप। क्लाइंट है अभी, मैं थोड़ी देर नहीं बता सकती। बीनू वाजपेयी जी, आप बताइए। जुमाना मैडम, आप बताइए। आप लोग गुड क्या सोचते हो? मॉर्निंग। कैमरा ऑन करके चुप करके बैठ जाओ, कैमरा ऑफ करके? हमसे नहीं पूछा जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमारे सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक में फर्क जो हमें समझ में आता है कि जो आयुर्वेदिक होती है नहीं, वो जो जड़ी आपको बूटी समझ से में आता तैयार है वो होती छोड़ दीजिए। मैंने क्या बताया था उतना ही बता दीजिए, चलेगा। है। सर मुझे नहीं पता, आपने अभी मैं ज्यादा ज्वाइन नहीं की थी पिछले तो। सेशन में थे ना, और पिछले ट्रेनिंग में? सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये होता है कि वो प्लांट्स की गुडनेस से और एक्सट्रैक्ट से तैयार किए जाते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ये गलतफहमी है बहुत सारे लोगों में, और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले यही कथा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। केमिकल से भी सप्लीमेंट बनाए जाते हैं। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप लोगों को कभी भी डिफ्रेंशिएट करके नहीं बता पाएंगे। हमारा सप्लीमेंट्स, हमारे न्यूट्रास्यूटिकल और हमारे आयुर्वेदिक जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, तीनों ही नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाए गए हैं। प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है हमारे कॉर्डिसेप्स प्लस में शिलाजीत भी है? पता है ना? सबको पता है। शिलाजीत कौन से प्लांट से मिलता है भाई? कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी कौन से प्लांट से मिलता है? वो तो कीड़े के ऊपर उगने वाला एक मशरूम है। ओमेगा 3 है। कौन से कुछ भी प्लांट जल से से मिलता है रहता है। हमारा ओमेगा 3? फिश ऑयल से बना हुआ है। बहुत सारे लोग यस। ओमेगा फिश ऑयल से बने हो। ओमेगा 3 प्लांट से भी मिलता है, जो अलसी का तेल होता है, अलसी से निकाला जाता है ओमेगा 3। तो जिनका ओमेगा 3 अलसी से बना हुआ है, दे कैन से कि हमारा प्लांट बेस्ड है या हमारा हर्बल है, हर्ब से बना हुआ है। लेकिन मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बहुत सारे हर्बल लाइफ के ज्ञानियों को देखा हुआ है, दे वो दिखाएंगे फिश ऑयल वाला ओमेगा, बोलेगा ये सब हर्बल है। नेचुरल कह सकते हैं आप, क्योंकि वो नेचर में है। मछलियां भी नेचुरल चीजें हैं। आप नेचुरल कह सकते हो, हर्बल नहीं कह सकते। सही जानकारी रखना जरूरी है, और मैं यही पे एम्फेसाइज करता हूँ
नहीं पता बोल दीजिए, अंदाजे से मत बोला कीजिए कि मेरे हिसाब से ये होता है, आपके हिसाब से क्या होगा वो सही नहीं होगा, जो सही है वही सही है। सबसे पहले तो आप लोग ये डिफरेंस समझिए। अभी हैंड रेज किसने किया था? रूबी जी ने। रूबी जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। और जो लोग चार चार पांच पांच छह छह सेशन अटेंड कर चुके हैं और फिर भी नहीं पता है, तो आपका कोई फायदा नहीं है, अगले सेशन से क्यों अटेंड करते हैं फिर? अगर आपको नहीं याद रहती जो चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ और नोट भी नहीं करते हैं, तो फायदा क्या है आपका ट्रेनिंग में आने का? फिर तो मैं अब अगली बार से जो कल से या आज के बाद जो भी ये बैच होगा ना, मैं हर रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैं पिछले बैचेज में पढ़ा चुका हूँ। दो जो विल नॉट गिव आंसर, मैं उनका नाम एक डायरी में लिखते जाऊंगा। अगली बार से एमडीएम का मैसेज आना उनको बंद हो जाएगा। बार बार आपको इसमें आने देते हैं, उसका मतलब ही यही है कि आप चीजों को अच्छे से समझो। जो आप अभी पढ़ते जाओगे, पिछला भूलते जाओगे, तो कभी नहीं समझ पाओगे, आपको 100 बार भी पढ़ा दे तो। मैं बार बार कह चुका हूं कि इसको सत्संग की तरह मत लीजिए। जी रूबी जी बताइए। सर न्यूट्रास्यूटिकल्स वो होते हैं। हाँ, उसको पहले पानी दे दो। सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या फर्क? इन चीजों से मुझे कोई एतराज नहीं है। आप घर में वीडियो ऑन करते हैं, आपके बच्चे आपको तंग करें, ऑब्वियसली करेंगे, आप घर में हैं तो कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि मिनिमाइज हो। ठीक है, सर बताइए। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हम लेते हैं। बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उनको पूरा करने के लिए। और सर सप्लीमेंटेशन वो होती है जो हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है हेल्थ से रिगार्डिंग, सप्लीमेंटेशन उसमें होती है। और हम्म, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी वो होती है जो आयुर्वेद के सिद्धांतों से बनती दवाइयां होती हैं, वो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन में आ जाती हैं सर। आपकी नींद आज ठीक से पूरी नहीं हुई है कि आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। आज सही ढंग से सो जाइएगा, ठीक है? शशि मोड़िया जी आप बताइए। जी सर, काफी कुछ इन्होंने अपना बताने की कोशिश की। जैसे जो हमारा फार्मास्यूटिकल होता है उसमें लिया तो स्टैक, मतलब उसमें भी लिया जाता है हमारा आप नेचर से। फार्मास्यूटिकल में कहाँ पहुंच गए मैडम? फार्मास्यूटिकल की चर्चा ही नहीं है यहाँ पे। न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजी के सिद्धांत के हिसाब से जो बनाया जाता है वो होता है। केमिकल मिला देते हैं उसमें, और नहीं, हमारे कोई जो जरूरी नहीं है फार्मास्यूटिकल में केमिकल। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि फार्मास्यूटिकल है तो केमिकल ही मिलाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल भी हर्ब्स यूज करते हैं, देखिए और सर हर्ब्स, सप्लीमेंट्स बनाने वाले भी केमिकल यूज करते हैं। वो सर एक वो अलग, हर्ब वो बनाने का तरीका है। उसमें आप फार्मा में घुसो ही मत ना। मैंने तीन चीजें पूछा है, सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। सर बस वो बताइए। जो न्यूट्रोसिकल होते हैं वो जो हमारे प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, वो हमारे जो पोषण संबंधी कोई चीजें दिक्कतें होती हैं उनको पूरा कर देते हैं नहीं, जो प्राकृतिक न्यूट्रोसिकल। स्रोत का कोई लेना देना नहीं है न्यूट्रास्यूटिकल से। वो प्राकृतिक भी हो सकता है, केमिकल बेस्ड भी हो सकता है जो उसमें बनाया जाता है। होता क्या है ये बताइए। सर ये तो जो फार्मास्यूटिकल होता है वो बीमारियों पर इलाज करता है, और जो न्यूट्रोसिटिकल होता है वो हमारी बीमारियों को रोकने के काम आता है कि बीमारियों से हम रिवर्स कर सकते ये हैं। आपने कहीं पढ़ाया है या अंदाजा? पढ़ा है, सीखा है या अंदाजा लगा रहे हो? सर ये हमें एक यहीं पे हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, तो उन्होंने ये बात बताई थी। वो किसने बताई थी? एक लड़का राहुल है। गलत है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हैंड डाउन कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अब समझिए कि सबसे पहले हर्बल, नेचुरल और केमिकल, ये तीनों में क्या फर्क है, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत बार बार कंफ्यूज हो। नेचुरल वो हर चीज जो प्रकृति ने बनाई, पर्वत, पहाड़, पत्थर, नदी, झरने, मिट्टी के अंदर जो चीजें मिलती है, मिनरल्स होते हैं, पेड़ पौधों में जो चीजें मिलती है, जानवरों में जो चीजें हैं, इंसान की बॉडी में जो चीजें हैं, सब नेचर ने बनाई। तो इन सारी चीजों से अगर कोई भी चीज बनाई जाती है, वो कहेगी नेचुरल, डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हर्बल का मतलब हर्ब्स, जड़ी बूटियां, मतलब वनस्पति सोर्सेस से जो बनी है, पेड़ पौधे, लताएं, फूल, पत्ते, पेड़ के छाल, तने, उसे अनाज, फल, सब्जियां, उनके बीज, उनके छिलके, कुछ भी यूज हुआ जो वनस्पति सोर्स से आया, दैट इज कॉल्ड हर्बल। जड़ी बूटियां जो भी है,
ठीक है। उसके अलावा एक होता है केमिकल, वो जो केमिकल सिंथेसिस प्रयोगशाला में जो बनाया जाता है, लेबोरेटरी में जो बनाया जाता है, जो जिसको प्रकृति पैदा नहीं करती, तो वो कहलाता है केमिकल। तो सप्लीमेंट भी, अब जैसे मान लो किसी को विटामिन डी सप्लीमेंट लेना है, ठीक है, किसी को ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना है, किसी को आयरन सप्लीमेंट लेना है, किसी को जिंक सप्लीमेंट लेना है, तो ये तीनों तरीके से हो सकता है। जिंक जौ में भी पाया जाता है, वो क्या हो गया, हर्बल। जिंक अंडे की सफेदी में भी पाया जाता है, वो हर्बल नहीं हुआ लेकिन नेचुरल हुआ। और जिंक मिनरल भी है, जमीन से भी खोद के निकाला जा सकता है, वो भी नेचुरल हुआ। और जिंक लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है, तो वो केमिकल हो गया। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर कोई सप्लीमेंट है तो वो नेचुरल या हर्बल ही होगा। इसीलिए जो सप्लीमेंट आप बेचते हैं वो महंगा होता है और मार्केट में वही सप्लीमेंट्स बहुत कम कीमतों पे मिल जाता है, बिकॉज वो केमिकल बेस्ड होता है। जब आप किसी चीज का पढ़ते हैं किसी बॉटल पे, तो आपने देखा होगा कि ये जो कंपनीज हैं इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा गेम खेला। इन्होंने रूल में एक चेंज करवाया। पहले प्रोडक्ट्स के ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी लिखे जाते थे, कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन के साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी लिखे। इंग्रेडिएंट्स मतलब बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ, ठीक है। जैसे आपने फेरस सल्फेट है, आपके किसी सप्लीमेंट में फेरस सल्फेट है या फेरस फ्यूमरेट है। अब वो फेरस सल्फेट आपने आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड को केमिकल रिएक्शन करके लेबोरेटरी में बनाया है, या आपने पेड़ पौधों से एक्सट्रैक्ट किया, पेड़ पौधों में भी होता है फेरस सल्फेट। ये नहीं लिखा जाता, अब केवल कॉम्पोजिशन लिखा जाता है, फेरस सल्फेट इतना, विटामिन बी 12 इतना। विटामिन बी 12 आपने कहां से लिया ये नहीं लिखा है। आपने गौर किया ये चीजें, कॉम्पोजिशन लिखना जरूरी है, इंग्रेडिएंट्स लिखना अनिवार्य नहीं। तो इंग्रेडिएंट्स के लिए बहुत सारे लोग दे देते हैं कि डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज या हर्बल सोर्सेज। तो दिमाग में ये हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि हर चीज हर तरीके से बनाई जा सकती। समझ में आ गया। आप लेबोरेटरी में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को फ्यूज करें तो पानी बनेगा ना, बट इज दैट नेचुरल वाटर। हम इंसानों के लिए नेचुरल वाटर में क्या है, मिनरल्स भी होते हैं। प्योर H2O नहीं होता नेचुरल वाटर, लेकिन लेबोरेटरी में जब हम बनाएंगे तो वो प्योर H2O होगा, वो हमारे लिए इतना फायदेमंद नहीं है। तो ये है फर्क। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ठीक है। आप सब जानते हैं कि टीएंस बायोटेक ग्रुप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब होता है कि इसके जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स कोई भी किसी को रिकमेंड कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट को मेडिसिन के तौर पे रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, खासतौर पे जब किसी को खाना है तो वो जरूरी होता है। तो अगर किसी से आप मेडिसिनल यूज लेना चाहते हैं, मेडिसिनल इफेक्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद उसका नियम है हर कंट्री में अलग अलग, कि इतने ट्रायल में अगर ऐसा रिजल्ट आया तब हम इसको कि हाँ ये फलानी बीमारी में काम करता है, ये लाइसेंस हम देंगे। तो ये लाइसेंस हमारे प्रोडक्ट्स को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लाइसेंस हमारे प्रोडक्ट्स को दिया गया तो एक और नियम है हमारे देश में कि जो भी चीजें अंडर मेडिसिन लाइसेंस बेची जाएं, जिससे किसी बीमारी को ठीक करने का या कंट्रोल करने का दावा किया जाता है,
जैसे पैरासिटामोल है, बुखार ठीक होता है। मेटफॉर्मिन है, शुगर को कंट्रोल करता है, ये दावा है उसका। लेकिन वो दवाइयां प्रेस्क्राइब करने के लिए आपको डिग्री होल्डर होना पड़ेगा। अगर आयुर्वेदिक है तो BAMS डिग्री चाहिए, होम्योपैथिक कैटेगरी में है तो BHMS डिग्री चाहिए, एलोपैथिक मेडिसिन है तो कम से कम MBBS होना पड़ेगा आपको। फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पर्पस खत्म हो जाएगा, सभी लोग कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास नहीं है डिग्री तो आप नहीं रिकमेंड कर पाएंगे। तो इसके लिए मेडिसिन नहीं बेचे जाते डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, अब आते हैं सप्लीमेंट्स पे। सप्लीमेंट जैसा कि वर्ड मीनिंग से क्लियर है, सप्लीमेंट का सीधा मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी कमी को पूरा करे। ठीक है, अब सप्लीमेंट में भी दो कैटेगरी, एक सप्लीमेंट है और एक फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट और सप्लीमेंट में क्या फर्क है वो समझ। फूड सप्लीमेंट वो पदार्थ हैं जो आपको खाने से मिलने चाहिए लेकिन आप खा नहीं पा रहे हैं, या आपके खाने में वो डेफिशिएंसी है इसलिए आपको पूरा नहीं मिल रहा है, या आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो गया है उसकी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जो चीज आपको खाने से मिलनी चाहिए नहीं मिली, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपने फूड सप्लीमेंट ले लिया। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें जनरली खाने से नहीं मिलती क्योंकि हमें रेगुलर तौर पे उसकी जरूरत नहीं है। वो कुछ बीमारी हो गई तभी शरीर में घटती है, अदरवाइज घटती ही नहीं है। तो वो हमारे रेगुलर फूड में नहीं होती। तो वैसी चीजें जब हमारे शरीर में कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज हो गई, और हम तभी लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ऐसी चीजें सप्लीमेंट कहलाती हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सप्लीमेंट के बारे में ये हुआ कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बीमारियों में काम करता है। प्रोटीन ठीक है, बॉडी में मसल्स बनाता है, तो मसल्स किसी के अगर वीक हो गए हैं तो वो उसको पूरा करेगा। लेकिन मसल्स का वीक होना एक नेचुरल प्रोसेस भी है, कोई कम प्रोटीन लेता है तो मसल्स वीक होंगे, और कई बार बीमारियों की वजह से आपके मसल्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं, तो उसको ये प्रोटीन तो नहीं ठीक कर सकता। तो कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं, कुछ न्यूट्रिशन ऐसा है जिसके लिए क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि ये बीमारियों में काम करता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन ऐसा है जिसके लिए क्लिनिकल एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो बीमारियों में काम आते हैं। जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी लिखते हैं और हमारी कंपनीज भी बनाती है, कुछ कॉमन है जैसे जिंक, मल्टीवाइटमिन्स, और जिंक और मल्टीवाइटमिन का कॉम्बिनेशन भी मिलता है, जिंकोविट और बहुत चीजों के नाम से। कैल्शियम बहुत सारे ब्रांड नेम से एलोपैथिक मेडिसिन में भी आता है। ओमेगा 3, आयरन, ये सारे आप जाए एलोपैथी डॉक्टर के पास जाए तो वो भी लिखता है कि नहीं लिखता है। तो ये अंडर ड्रग लाइसेंस यानी फार्मास्यूटिकल के लाइसेंस के तरह भी बनाया जाता है। तो ये दो वर्डों से मिलके बना है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें बीमारियों में हेल्प करने की, बीमारियों को ठीक करने की भी क्षमता हो, जो बीमारियों के लिए स्पेसिफिकली भी रिकमेंड किए जाते हो। तो वो जो एक अलग कैटेगरी बनी वो कहलाई न्यूट्रास्यूटिकल। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें बीमारियों को ठीक करने की भी क्षमता है वो हमारे पास भी हैं, उस पे आप देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल लिखा हुआ। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बाकी कंपनियां सप्लीमेंट के लाइसेंस में बेचती है, लेकिन हमारे पास वो न्यूट्रास्यूटिकल है। क्यों? क्योंकि हमने कई चीजों के कॉम्बिनेशन से बनाई है और उनकी एफिकेसी बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे ग्रीन टी है, उसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, हमारी बॉडी को नेचुरली रिक्वायर्ड नहीं है बट वो सप्लीमेंट है, लेकिन उसमें हमने अस्थाक्साइंथिन मिलाया, उसकी वजह से वो न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वो अस्थाक्साइंथिन माना हुआ एंटीऑक्सीडेंट है।
जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखता है। तो इसलिए सिंस कई चीजें हैं जो कई चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनाई गई हैं, तो इसलिए कई ऐसे सप्लीमेंट भी हैं जो हमारी कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल के लाइसेंस में रजिस्टर करके उसको प्रमोट कर रही है। इसके बाद आता है तीसरा कैटेगरी, दैट इज आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन का नाम मतलब होता है कि ऐसे मेडिसिन जो आयुर्वेद के किसी स्टैब्लिश्ड फॉर्मूले के हिसाब से बनाए गए। ये बिल्कुल सही बताया था उन्होंने, बस वो सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल में उल्टा कर दिया था उन्होंने, इसलिए बोला था आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन जैसे आयुष 64 है, आयुष मंत्रालय ने जितने फॉर्मूलों को दिया है, वो उसमें एक 64 नंबर का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला जैसा है एज इट इज उठा करके कंपनी ने बनाया। कई सारी कंपनीज फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करती है, उसमें क्वालिटी का फर्क हो सकता है, बनाने के तरीके का फर्क हो सकता है, इंग्रेडिएंट का सोर्स जो है उसका फर्क हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको भगवान के पूजा करने के लिए चुनरी को, सफेद कलर की आप चुनरी ले आए, उसको पीले कलर में रंगना है, तो आप केमिकल वाला पीला रंग भी इस्तेमाल कर सकते हो। पीले कलर के जो कनेल के फूल आते हैं उससे भी रंग सकते हो, हल्दी से भी रंग सकते हो, है तो वो पीला रंग, बट सोर्स तो अलग अलग हो गया ना। चाय पीते हैं मिठास के लिए, कुछ लोग चीनी डालते हैं, कुछ लोग उसमें गुड़ डालते हैं, कुछ लोग स्टीविया लीव्स डालते हैं या शुगर फ्री टैबलेट्स डालते हैं। तो सबका सोर्स अलग अलग है मिठास लेने का, बट मिठास उसमें डाली हुई, तो इंग्रेडिएंट क्या है? ग्लूकोज, मिठास, लेकिन सोर्स अलग अलग। तो वैसे ही तो टीएन्स जो भी बनाता है, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो या आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, उसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस नहीं है जो ह्यूमन बॉडी के लिए परमिटेड नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बनाने के लिए जरूरी हो। अब जैसे आपने बहुत सारी जड़ी बूटियां ले ली, उसको कूट लिया, पीस लिया, उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए कुछ उसमें ऐसा डालना पड़ेगा, या टैबलेट बनाने के लिए केकिंग एजेंट डालना है, उसमें ऐसे जो परमिटेड वो इस्तेमाल किया गया है। इवन जो हमारे कैप्सूल्स के सेल्स होते हैं वो भी नेचुरल सोर्सेस से लिए जाते हैं, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन वो सोर्स एनिमल से भी हो सकता है, यानी मछलियों से या किसी चीज से, वो सोर्स प्लांट से भी हो सकता है, वो सोर्स नेचुरल मिनरल्स से भी हो सकता है, लेकिन है सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल या ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है, हमारी बॉडी उन्हीं को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती, उन्हीं को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती। अब दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क वही है जो मोटे तौर पे, अगर आप मोटी बुद्धि के हिसाब से समझना चाहते हैं, तो फर्क वही है जो एक कपड़े की थैली में और एक पॉलिथीन में। क्या फर्क है दोनों में? कपड़े की थैली में और पॉलिथीन में क्या फर्क है, कौन बताएगा? कपड़े की थैली में और पॉलिथीन में क्या फर्क है ये भी नहीं पता है? मतलब हद ही करते हो यार आप लोग। इसके लिए तो किसी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, बचपन से यूज कर रहे होगे। आप बताइए पवन रोहिल्ला जी, कपड़े की थैली में और पॉलिथीन में क्या फर्क नमस्कार सर। है? नमस्कार जी। सर, जो पॉलीथीन है वो केमिकल से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना है, और जो कपड़े की थैली है वो नेचुरल हो गई क्योंकि वो कॉटन से बना हुआ है। चलो, एक फर्क आपने बता दिया। ओके, पूजा देवनाथ जी, आप दूसरा फर्क बताइए। जो प्लास्टिक होता है वो तो केमिकल होता है, और वो फर्क तो उन्होंने बता दिया, दूसरा आप बताओ उसके अलावा। वाह, बहुत खूब।
बीपी सिंह जी, आप बताओ दूसरा फर्क। सर जो कपड़ा होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, और जो पॉलीथीन है वो मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, और मतलब हार्मफुल है पर्यावरण वो, को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। पर्यावरण को साथ में। सारिका जी, आप तीसरा बताइए। सर यही है, और बाकी चीज तो और कोई फर्क नहीं है? वाह। तीसरा सर फर्क जब कौन बताएगा? नीला मैडम, आप बताइए। वो दो ही मेरे को याद था। वाह वाह वाह। नम्रता जी, आप बताइए तीसरा। क्या बोलूं? कपड़े की थैली में और पॉलिथीन में क्या फर्क है? सर प्लास्टिक यूज एंड थ्रू होता है। क्या होता है? और हाँ, प्लास्टिक क्या होता है? मैं सुना ही नहीं दिया, दोबारा बताइए। वही केमिकल से बना होता है। नहीं नहीं, वो जो बता चुके हैं उसको छोड़ करके तीसरा फर्क बताना है आपको। सर उतना ही पता था। सुनंदा शर्मा जी, आप बताइए, कपड़े की थैली में और पॉलिथीन में क्या फर्क है? ये दो फर्क जो लोग बता चुके हैं, उसके अलावा। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिनका नाम नहीं बोल रहा हूँ वो अपने आप को म्यूट रखिए। सुनंदा जी, आप बताइए। सर मुझे नहीं मालूम है। निशा चौहान जी, आप बताइए। ये लोग कैमरा ऑफ करके सुमड़ी में बैठे रहते, सोचते हैं हमसे कोई कुछ पूछेगा ही। सर हम कपड़े को हम रीयूज कर सकते हैं, बट प्लास्टिक को रीयूज नहीं कर सकते। प्लास्टिक को वापस से यूज नहीं कर सकते। मैं समझ ही नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसी को समझ में आया हो तो मुझे बता दे, म्यूट कर। सर जो कपड़े का बैग होता है हम उसे वापस से यूज कर सकते अच्छा, हैं। रीयूज, ओके, हाँ, रीयूज का भी एक पॉइंट है, चलिए ठीक है। अर्पिता शाह जी, आप बताइए। चौथा फर्क बताइए, तीन फर्क हो गए। वी हैव टू फाइंड 10 डिफरेंसेस। हम यहाँ पे कितने लोग हैं? 52 लोग हैं। 52 लोग मिलकर के कपड़े और प्लास्टिक में 10, कपड़े और की थैली और प्लास्टिक की थैली में 10 फर्क तो ढूंढ ही सकते हैं। अर्पिता शाह जी, बताइए। यस सर। बताइए। सर अभी तो मतलब बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा समझूंगी फिर बताऊंगी। तो फर्स्ट है, समझना क्या है? फर्स्ट टाइम कपड़े तो की अभी थैली में और प्लास्टिक की थैली में फर्क बताना है। पॉलिथीन में और कपड़े की थैली में फर्क बताना है। वो हाँ मतलब वो तो उसमें तो हाँ बोलो, मतलब वो कपड़ा है वो प्लास्टिक है, ये भी एक फर्क हो। हाँ हाँ। अरे मैडम, फर्क बताना है, तीन फर्क ये बता चुके हैं, चौथा बताना है आप। विजय हरदोई, आप बताइए। जुमाना जी, आप बताइए। इट इज अ सॉफ्ट फैब्रिक, और प्लास्टिक जो है वो वाटर प्रूफ है। प्लास्टिक वाटर प्रूफ है और कपड़ा वाटर प्रूफ नहीं है, ठीक है, चलिए मान लिया। माधुरी जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड हम्म। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कपड़ा सर उसको ऑक्सीजन को आर पार कर सकता है सर, और जो पॉलीथीन होता है वो ऑक्सीजन को वो नहीं कर सकता सर। एक दिन, डॉली मैम, एक दिन आप माधुरी मैम को पकड़ो और उनके मुंह पे मोटा वाला जीन्स लपेट दो, फिर पता चलेगा ऑक्सीजन कितना आर पार होता है। और कोई बताएगा क्या क्या फर्क है? यार ये तो छोटे बच्चों वाला सवाल है। हाँ, रीता मौर्य जी, आप बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इसमें जो है कोई भी सामान पॉलीथीन में रखेंगे तो सड़ जाएगा, और झोले में लेकर के आएंगे थैले में कपड़े की तो वो नहीं सड़ेगा क्योंकि वो वो तो हवादार है। हवा के आर पार का वही चीज बताया आपने, नया कुछ बताइए। जी सुदेश जी, आप बताइए।
जिनका रिप्लाई हो जाता है वो हैंड डाउन कर लीजिए। क्या फायदा सुदेश जी, आप हाथ उठाते हो, आपकी आवाज तो आती नहीं है। पहले अपना फोन ठीक करो आप। कोमल बेलानी जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर, कपड़े की थैली को हम धोकर भी दोबारा यूज कर सकते हैं, बट ऐसा पॉलिथीन को हम नहीं तो यूज कर पॉलीथीन को सकते। धोकर दोबारा यूज करेंगे तो क्या पॉलीथीन मारेगा? उसको भी धो लो आप। क्या बट दिक्कत है? सर, वो हार्मफुल है, ऐसे नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज? हार्मफुल है वो तो पहले ही बता दिया कि वो हार्मफुल है, लेकिन धो करके दोबारा यूज करने में वो मना तो नहीं करता। धो करके 10 बार यूज करो उसको, जब तक फटेगा नहीं। हो सकता है सर। हाँ सारा मैम, आप बताइए। सर, पॉलिथीन के अंदर कोई भी चीज रख देंगे तो बहुत सड़ जाती है, और कपड़े की ये तो चीजों बता में बहुत चुके हैं दिनों मैम, तक कुछ भी नया रहती है तो बताइए। जिसके पास नया जवाब नहीं है दे। सुदेश मैम, फिर आपने प्लास्टिक पॉलिथीन के थैले देखे नहीं है? पॉलिथीन के थैलों में पूरा पूरा आदमी लटकाया जा सकता है। वो तो किस क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करता है, वजन तो जनरली। जी रूबी भाटी जी, आप बताइए। सर, प्लास्टिक हार्मफुल भी होती है और विषैली गैसें भी छोड़ती है, कपड़ा धो वो ये फायदेमंद होता हार्मफुल है वाला उससे कोई पॉइंट हो चुका है, कुछ नया बताइए। सुपर्णा जी, आप बताइए। सर, मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो चुके हैं सर। आपके पास कुछ नहीं है तो हैंड डाउन कर लीजिए। नया नहीं है जिनके पास, प्लीज। अब सुनिए, शुरू कीजिए। कपड़े और पॉलिथीन में क्या डिफरेंस होता है? यही डिफरेंस है, जब केमिकल पद्धति से सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं या न्यूट्रास्यूटिकल बनाए जाते हैं, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से जब सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। सबसे पहली बात, जो चीजें आप बता चुके हो कि प्लास्टिक हार्मफुल होता है हमारे लिए भी और वायुमंडल के लिए भी, एटमॉस्फेयर के लिए। कपड़ा सिंस ऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हार्मफुल नहीं होता है यूज करने के बाद फेंक देने में। ठीक है। दूसरी चीज, वो केमिकल सिंथेसिस तरीके से बनाया जाता है। और कपड़े का जो नेचुरल कपड़े का जो कपड़ा भी, पॉलिस्टर का कपड़ा जो होता है, वो भी केमिकल से बनाया जाता है, हर कपड़ा नहीं। तो आप समझिए, जब कपड़ा बोला जाए तो कपड़ा भी कौन सा? पॉलिएस्टर भी तो कपड़ा है ना। और वो केमिकल सिंथेसिस से बना हुआ है, लिक्विड फॉर्म में केमिकल आता है, उस लिक्विड से कपड़ा बना हुआ है पॉलिएस्टर। ठीक है। जो पॉलीमर जितने भी हैं सब प्लास्टिक ही है एक तरह से। लेकिन हम नेचुरल कपड़े की बात कर रहे हैं, जो रेशम से, कॉटन से, ये सब चीजों से बनाया जाता है, दे आर ऑर्गेनिक, तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद और भी आपने बहुत सारे फर्क बताए, हवा आर पार हो जाती है, इसको धो के यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा एक और फर्क है। कपड़े का थैला महंगा होता है, प्लास्टिक की पॉलिथीन सस्ती होती है या नहीं है? पॉपुलर इसीलिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कन्वीनियंट है, साइज और वॉल्यूम और वजन कम होता है उसका। कपड़े का थैला उठा करके, जितना सामान के लिए आप कपड़े का थैला उठा करके चलेंगे तो उसका वजन, वॉल्यूम, प्राइस। लेकिन पॉलिथीन क्या है? छोटा सा पतला सा, वजन भी नहीं है उसमें, कन्वीनियंट होता है। और इसी कन्वीनियंस के चक्कर में और सस्ते के चक्कर में वो पॉपुलर हो गया। लेकिन उसने आज सबके लिए समस्या खड़ी कर दी है। दैट इज व्हाट इज डिफरेंस इन एलोपैथी और केमिकल बेस्ड मेडिसिन और न्यूट्रास्यूटिकल और सप्लीमेंट्स। वो सस्ते होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन वो आपको अल्टीमेटली नुकसान ही पहुंचाएगा। तो मेरा जो इतना ये सर्कस करने का जो बेसिक पर्पस था वो यही समझिए, कि कई बार आप लोगों को बोलेंगे आपका सप्लीमेंट तो बहुत महंगा है, आपका सप्लीमेंट तो बहुत महंगा है। तो यू शुड हैव दैट कंप्लीट नॉलेज कि हाउ टू एक्सप्लेन देम द डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों ने बोला कि प्लास्टिक के में पानी आर पार होगा, हवा आर पार होगी, नहीं होगी। आपके पास एरीज सैनिटरी पैड है, उसमें प्लास्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी पानी आर पार नहीं होता, हवा आर पार होती है। आप N95 मास्क लगाते हैं, पानी आर पार नहीं होता, हवा आर पार होती है। सो दीज आर ऑल क्वालिटीज। जैसा कि मैंने बताया, जो मोटे वाला जीन्स होता है ना, जो 6 ऑन्स जीन्स होता है, जीन्स को जो ऑन्स में मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जीन्स का कितना वजन होगा, उसके हिसाब से उसकी थिकनेस मापी जाती है।
तो जो मोटे वाला जीन्स होता है उसका अगर आप मुंह पे लपेट लो पूरा तो क्या हवा आएगी? वो नहीं पार करने देता हवा, लेकिन वो कॉटन है। तो इसीलिए सबसे मेन है कि वो केमिकल सिंथेसिस से जो भी बनेगा, ना तो उसको वापस से नेचर एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, ना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब। पॉलिथीन को नेचर आप मिट्टी में दबा दो, मिट्टी उसको एक्सेप्ट करता है क्या? वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जो एंजाइमिक रिएक्शन होते हैं मिट्टी के अंदर, वो उसको तोड़ नहीं सकते, उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वैसे ही केमिकल सिंथेसिस से बने हुए प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होते। हमारे शरीर को वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि नहीं हमें एब्जॉर्ब कराओ कराओ, उस चक्कर में हमारे ऑर्गन्स पे हार्मफुल असर होता है, जिसको जिसको बोलते हैं साइड इफेक्ट्स। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आते हैं घूम फिर के मुद्दे पे, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे जो ये तीन कैटेगरी तो आप समझ गए कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, सप्लीमेंट्स क्या है और आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या है। अब हम समझते हैं कि इन तीनों को भी कंपनी ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है: क्लींजिंग, बैलेंसिंग एंड सप्लीमेंट। क्लींजिंग की जरूरत कब होती है? क्लींजिंग की जरूरत कब होती है? जब हमारे शरीर से सफाई करके कुछ भी निकालना है। तो हमारे शरीर से निकालना क्या होता है? हमारे शरीर में से निकालना क्या होता है? जो एक्स्ट्रा और अनवांटेड है। हमारी किडनी में स्टोन हो गया, अनवांटेड है ना, चाहिए तो नहीं हमें। हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया यानी एक्स्ट्रा हो गया। हमारा शुगर लेवल बढ़ गया यानी एक्स्ट्रा हो गया। हमारे लिवर में कोई फाइब्रॉइड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। यूट्रस में सिस्ट हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ओवरीज में सिस्ट हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। गल ब्लैडर में स्टोन हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। नहीं चाहिए हमें वो। हमें वो यूरिक एसिड बढ़ गया, नहीं चाहिए। चाहिए कि आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। तो जब भी कोई चीज अनवांटेड है और एक्स्ट्रा है, जितने बॉडी में एडिशनल ग्रोथ होते हैं वो सारे अनवांटेड है। कोई नहीं चाहता कि यूट्रस बड़ा हो जाए, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाए, गल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, किडनी में स्टोन हो जाए। तो जब भी आपको शरीर से किसी भी अनवांटेड या एक्स्ट्रा को निकालना है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया, खून गाढ़ा हो गया, शुगर बढ़ गया, एक्स्ट्रा है, तो जब भी आपको शरीर से जहां भी आपके पास पेशेंट आया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसको कौन सा दूं, कौन सा सप्लीमेंट दूं। तो आप सप्लीमेंट का ध्यान रखिए कि कौन सा सप्लीमेंट किस सीरीज में आता है, और पेशेंट की बीमारी के हिसाब से देखिए कि इसके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा या अनवांटेड है कि नहीं। आपके पास पेशेंट आया, पीसीओडी की प्रॉब्लम, सिस्ट है ओवरी में, चाहिए क्या उसको, यानी अनवांटेड है। अनवांटेड है तो क्लिनजिंग सीरीज लगेगा ही लगेगा। समझ में आई बात? शुगर है, बढ़ा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा है, उसको निकालना है, क्लिनजिंग सीरीज लगेगा ही लगेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सिर्फ एक्स्ट्रा निकालनी होती है, तो वैसे सप्लीमेंट्स को क्लिनजिंग और बैलेंसिंग दोनों में रखा गया है। ठीक है, तो वो तो मैं आगे के सेशन में बताऊंगा कि कौन सा सप्लीमेंट किस सीरीज में आता है। वो तो हमारा पीपीटी है, उसमें भी मेंशन है, आप उसमें भी देख सकते हैं। बट समझिए कि कहां पे क्या यूज करना है। तो जब भी शरीर में कुछ एक्स्ट्रा या अनवांटेड है जिसको आपको निकालना, देन यू नीड टू गो फॉर क्लींजिंग। बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड में से आपको क्या निकालना है? जो ब्लड की थिकनेस है उसको कम करना है, और अगर ब्लड में सोडियम ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो सोडियम को निकालना है। इसीलिए बीपी में क्या देते हैं हम? ओपीसी और ओमेगा देते हैं कि नहीं देते हैं? ओमेगा क्या करता है? फैट का ठीक तरह से प्रबंधन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से ब्लड की थिकनेस कम होती है। और ओपीसी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी ब्लड में जो अनवांटेड चीजें हैं
जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा सोडियम है, उसको निकालने में, एलिमिनेट करने में मदद करता है। इसीलिए बीपी में ओपीसी ओमेगा देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो जब भी बॉडी से कुछ भी एक्स्ट्रा या अनवांटेड निकालना हो तो क्लींजिंग सीरीज। देन कम्स सप्लीमेंटिंग या बैलेंसिंग। पहले बैलेंसिंग देख लेते हैं। बैलेंसिंग, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में एक फिक्स्ड रेशियो के बीच में चलती हैं। जैसे कम हो जाने, कुछ चीजें हैं जो कम हो गई तो प्रॉब्लम नहीं करेगी, बढ़ेगी तो प्रॉब्लम करेगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कम होने पे भी उतनी ही हार्मफुल है जितना बढ़ने से हार्मफुल है। जैसे बीपी कम हो गया तो भी हार्मफुल है, तो भी मुसीबत। शुगर कम हो गया तो भी मुसीबत। तो उनका बैलेंस्ड रहना जरूरी है। लेकिन उनका बैलेंस बनता कैसे है? उनका बैलेंस बनता है शरीर के किसी न किसी ऑर्गेन की एक्टिविटी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो मेजर करता है कि कितना है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं। मान लो कि आपको सोडियम निकालना है, आपने ओपीसी खिला दिया और सोडियम पूरा ही निकाल दिया, तो बीपी फॉल हो जाएगा, बंदा लेने के देने पड़ गए। तो उसके लिए हमारे शरीर में बैलेंसिंग या वाइटल ऑर्गेन है। लिवर, हार्ट, लंग्स, किडनी और स्प्लीन, जो चीजों को बैलेंस करता है। किडनी देखता है कि रेड ब्लड सेल कितने होने चाहिए। अगर कम हो गए बहुत ज्यादा तो दो तरह के सिग्नल जनरेट होते हैं। एक सिग्नल ब्रेन को बोलता है कि बोन मैरो को बोलो रेड ब्लड सेल बनाने के लिए, और दूसरा सिग्नल स्प्लीन को बोलता है कि जल्दी से थोड़ा रेड ब्लड सेल दो, बहुत कम हो गया है। तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा हुआ यहां पे? स्प्लीन। चेकिंग ऑर्गन कौन सा है? किडनी। बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन। बोन मैरो को जब कमांड मिलेगा कि रेड ब्लड सेल बनाना है, वो बनाएगा, उसमें टाइम लगेगा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? लिवर। तो बैलेंसिंग ऑर्गन लिवर भी हुआ। लिवर को कितना न्यूट्रिशन देना है, लिवर वो कमांड ठीक से एग्जीक्यूट करे, उसके लिए लिवर का हेल्दी जो होना जरूरी है, स्प्लीन का हेल्दी होना जरूरी है। जरूरी है या नहीं है? तो लिवर को हेल्दी कौन बनाता है? चिटोशन। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ये सबको हेल्दी बनाता है। तो ये आ जाता है बैलेंसिंग सीरीज। कुछ चीजें हैं जो क्लींजिंग और बैलेंसिंग दोनों में कॉमन होती है, वो जो मैं बताऊंगा। तो जब कोई ऐसा सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल जो डायरेक्टली किसी कमी को या अधिकता को खत्म या पूरा नहीं करता, लेकिन उस काम में, उस प्रक्रिया में हेल्प करता है, जैसे जिम्निमा है। आपके शरीर में बीटा सेल कम है, इंसुलिन कम बन रहा है, तो जिम्निमा क्या बीटा सेल देता है आपको? जिम्निमा कोई ऐसी चीज नहीं देता जो आपके शरीर को चाहिए। जिम्निमा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए। जिम्निमा हेल्प करता है इंसुलिन में बीटा सेल बनाने। बनाता लिवर है। जिम्निमा हेल्प करता है, सॉरी इंसुलिन बोल रहा था मैं, पेनक्रियाज में बीटा सेल बनाने में, बीटा सेल को रीजनरेट करने में जिम्निमा हेल्प करता है। यानी वो आपके शुगर लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट इनडायरेक्टली। डायरेक्ट रोल नहीं है कि जिम्निमा खाया और शुगर लेवल डाउन हो गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा एलोपैथी में होता है, मेटफॉर्मिन खाइए शुगर लेवल तुरंत डाउन होगा। लेकिन जिम्निमा खाइए और उसके बाद शुगर टेस्ट कीजिए, सुबह खा करके शाम को ठीक हो गया, नहीं होगा। जिम्निमा डायरेक्टली नहीं एक्ट करता है बैलेंस करने में, इनडायरेक्टली एक्ट करता है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं, जैसे जिम्निमा हो गया, चिटोशन हो गया, दीज थिंग्स कम्स अंडर बैलेंसिंग
सीरीज। तो जब भी हमें शरीर के किसी कार्यकलाप को सुधार करके और शरीर के किसी पैरामीटर को बैलेंस करना, शुगर को बैलेंस करना है, डायरेक्ट नहीं होता। हमें शरीर के किसी कार्यकलाप को सुधारना है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना है। कम है तो क्या फैट पिला दोगे? कोलेस्ट्रॉल फैट उबाल के, घी उबाल के, घोल के पिला दो, ऐसा तो नहीं करते ना। ज्यादा है तो अंदर एक चमचा डाला निकाल लो, ऐसा तो नहीं करते ना। ऐसा हमारे पास कोई सप्लीमेंट भी नहीं है। हम उसको क्या देते हैं? कोलेलिस। ओमेगा फैट के ऊपर डायरेक्टली रिएक्ट करता है, उसको तोड़ने में मदद करता है। कोलेलिस क्या करता है? लिवर को ठीक करता है कि भैया फैट मेटाबॉलिज्म ठीक से करो। लिवर का जो फैट मेटाबॉलिज्म वाला फंक्शन है, यानी बाइल प्रोडक्शन वाला फंक्शन, इसीलिए कोलेलिस कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली बैलेंस करने का काम करता है। और कोलेलिस आप जब किसी गॉलब्लैडर स्टोन के पेशेंट को देना शुरू करते हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो बाइल के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। तो कोलेलिस किस सीरीज में आ जाएगा? बैलेंसिंग सीरीज में आ जाएगा। तो जब भी शरीर के किसी फंक्शन को ठीक करके आप शरीर के किसी पैरामीटर को, किसी एंजाइम को, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर किसी बाहरी चीज से आप बैलेंस करते रहेंगे तो वो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। जैसे शुगर के पेशेंट को मेटफॉर्मिन जिंदगी भर खानी पड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि शुगर के बैलेंसिंग का जो शरीर का तरीका है उसको ठीक करते हैं। शुगर के बैलेंसिंग का शरीर का तरीका क्या है? कि जितना शुगर तुमने खाया और जितनी तुम कैलोरी बर्न करते हो, उससे जो एक्सेस हो रहा है वो शरीर से बाहर निकल जाए, और जो शरीर में रुका वो यूटिलाइज हो जाए, उतना इंसुलिन बने और सेल्स में जाए। तो ये पूरे प्रोसेस को बैलेंस करना ही शुगर का नेचुरल बैलेंस है। लिवर हेल्दी हो जाए ताकि अगर एक्सेस लिया है तो लिवर में स्टोर हो सके ग्लाइकोजन बन के। ये शुगर का नेचुरल बैलेंस है। तो इसके लिए हमें अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, खासतौर पे लिवर को और अपने पेनक्रियाज को, ये तीन चीजों को खासतौर पे हेल्दी बनाना होता है। इसके बिना आप शुगर रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये चीजें कहलाती है बैलेंसिंग सीरीज। सप्लीमेंटिंग सीरीज, जब कोई चीज की कमी है उसको पूरा करने के लिए, जो आयरन, खून की कमी है, रेड ब्लड सेल की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन दे दिया। जिंक की कमी है, जिंक दे दिया। प्रोटीन की कमी है, स्पाइरुलिना या प्रोटीन पाउडर दे दिया। ओमेगा 3 भी कमी है तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट में भी आता है, इसलिए इसीलिए उसको सप्लीमेंट भी है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी है उसका, और फार्मास्यूटिकल वाला भी पार्ट है, इसलिए उसको न्यूट्रास्यूटिकल रखा जाता है। अभी समझ में आ रहा है? न्यूट्रिशन, ओमेगा शरीर के लिए जरूरी भी, ओमेगा आंखों के लिए जरूरी है, ओमेगा बालों के लिए, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे स्किन के लिए जरूरी है। केवल कोलेस्ट्रॉल का काम नहीं है उसका। टोटल 24 फंक्शन है ओमेगा की बॉडी में, मेन फंक्शन, मुख्य फंक्शन, बाकी ऑक्सिलरी फंक्शन तो और भी ज्यादा है। इसीलिए हमारे पास जो ओमेगा है वो प्लेन ओमेगा नहीं है, उसमें उसके अलावा 32 और इंग्रेडिएंट है। 24 तो वो इंग्रेडिएंट जो उसके 24 फंक्शन को करने में हेल्प करेंगे, और 8 वो इंग्रेडिएंट जो उस फंक्शन से अगर कोई साइड इफेक्ट या ऊंच नीच होने की संभावना रहेगी तो उसको बैलेंस करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, या उस फंक्शन को करने में हेल्प करेंगे कैटलिस्ट के तौर पे। इसीलिए ओमेगा हमारा सप्लीमेंट नहीं है। बाकी कंपनी जो ओमेगा बनाती है वो सप्लीमेंट होता है। हमारी कंपनी जो ओमेगा बनाती है वो एक न्यूट्रास्यूटिकल, जो न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल दोनों के एफिकेसीज रखता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली एज ए न्यूट्रिशन ओमेगा का क्या यूज है? फैट को, कोलेस्ट्रॉल को ईपीए डीएचए में कन्वर्ट करना, बस इतना ही रोल। तो बाकी ब्रांड का अगर आप ओमेगा लोगे वो इतना ही काम करेगा। लेकिन जब आप टीएंस का ओमेगा लेते हो तो जितने आंखों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, डाइजेशन के लिए, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जितने भी रोल हैं ओमेगा के, सब में वो काम करता है। तो जब भी किसी कमी को, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम रिच दे दिया। मसल्स में जो रेसों में जो कैल्शियम होता है उसकी कमी है तो कैल्शियम एचएमबी दे दिया।
लेकिन सिंस वो कई तरह के जो जैसे हमारा बीमारियां हैं कुछ, जैसे घुटने में कार्टिलेज खत्म हो जाता है, हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, आपके यूट्रस के मसल्स की प्रॉब्लम है, ब्लैडर के मसल्स वीक हो गए हैं, लंग्स वीक हो गए, उसमें भी कैल्शियम एचएमबी फायदा पहुंचाता है। क्योंकि जहां पे भी मसल्स है और उसकी स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो अगर कम हो गई है, तो कैल्शियम एचएमबी आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए उसको न्यूट्रास्यूटिकल माना गया है। लेकिन काम क्या है उसका? वो है सप्लीमेंटिंग सीरीज में, वो कमी को पूरा कर रहा है। तो Fe प्लस, जिंक, मल्टीवाइटमिन, देन स्पाइरुलिना, प्रोटीन, ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आती है? सप्लीमेंटिंग सीरीज, जो कमी को पूरा करे। क्लिनजिंग, जो एक्स्ट्रा या अनवांटेड चीजों को शरीर से बाहर निकाले। बैलेंसिंग, जो शरीर के किसी कार्यकलाप को बैलेंस करने के लिए शरीर के अंदर किसी अंग को रिपेयर करे, शरीर के सिस्टम को ठीक करे। तो जब आपके सामने कोई पेशेंट आता है, तो आपको जब उसका चेकअप करना है, तो चेकअप करने के दौरान दिमाग में या पेपर पे ये तीन चीजें नोट डाउन कर। अगर आप दिमाग में ही कर पाते हैं कि अच्छा इसके शरीर में ये बढ़ा हुआ है, ये निकालना है, मतलब क्लींजिंग देना है, तो उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट लिख लेंगे कि कौन सा क्लींजिंग दे सकते हैं। इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज है, कुछ है, डाइजेशन से कुछ क्लींजिंग करना है, तो आपके दिमाग में पहले एफओएस आना चाहिए। ब्लड की क्लींजिंग आई तो पहले दिमाग में आपके वो आना चाहिए, क्या कहते हैं, ओपीसी आना चाहिए। लिवर की क्लींजिंग, लंग्स की क्लींजिंग निकली तो टीपॉली आना चाहिए, लाइक दैट। तो वैसे आपने लिख लिया कि इसको ये देना है, ये देना है, ये देना है। आपने देखा कि अरे यार इसकी तो हड्डियां भी कमजोर है, चेकअप के दौरान देखा, यानी हड्डियां कमजोर है मतलब कैल्शियम की जरूरत है, तो कैल्सी रिच लिख लिया, सप्लीमेंट करने की जरूरत है। आपने देखा अरे यार इसके तो लिवर का बहुत बुरा हाल है, इसलिए इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसके लिवर का कुछ करना पड़ेगा, तो चिटोसन और कोलेलेस भी लिख लिया बैलेंस करने के लिए। दैट इज हाउ वी डिसाइड सप्लीमेंट्स। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे एक रिपोर्ट भेज दोगे, सर इसमें क्या चलाएंगे, मैं भी बोल दूंगा पंखा भी चलाएंगे, जरूरत लगे तो एसी भी चलाएंगे। अब मेरा यही रिप्लाई आएगा, ये याद नहीं रखो। ये चीजें आपको दिमाग में बसानी पड़ेगी। तो आप समझिए, जो प्रोडक्ट के पीडीएफ है उसमें देखिए कि कौन सा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल है, प्रोडक्ट के कवर पे देखिए लिखा हुआ है कौन सा हमारा सप्लीमेंट है, कौन सा हमारा आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। उसके बाद देखिए कि पीडीएफ में कौन से प्रोडक्ट को किस सीरीज में रखा हुआ है, क्लींजिंग में किसको रखा है, बैलेंसिंग में किसको रखा है, सप्लीमेंटिंग में किसको रखा है। मैं भी पढ़ाऊंगा आगे, एक सेशन उस पर भी होगा कि क्लींजिंग में कौन सा है, बैलेंसिंग में कौन सा है, सप्लीमेंटिंग में कौन सा है। एक सेशन, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, अभी तो 4-5 दिन में रहूंगा नहीं, तो ये 4-5 दिन में दूसरे दूसरे लोग सेशन लेंगे। जैसे कि कल सविता मैम शायद कॉर्डिसेप्स के बारे में पढ़ाने वाली है, तो वो तो जो पीपीटी कहता है वो पढ़ा देंगे। तो मैं जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सप्लीमेंट्स के डोजेस क्या होने चाहिए और कौन सा सप्लीमेंट किस सीरीज में। ये हो जाने के बाद हम हेड केयर के बारे में जानेंगे, और सिंस थेरेपी सेंटर में नाउ वी आर यूजिंग सिल्वेरिस ऑल्सो, तो सिल्वेरिस को कहां कहां इस्तेमाल करना है वो जानेंगे। और उसके बाद विल मूव टू ट्रीटमेंट, की कौन सी बीमारी में क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे कैटेगराइजेशन करना है। ठीक है, जब हम सप्लीमेंट्स के बारे में जानेंगे तो कई बार रह जाता है, तो कोई मुझे याद दिलाना कस्टमाइजेशन कैसे होती है। कुछ सेशन में मैं पढ़ा देता हूँ, कुछ कुछ मैं भूल जाता हूँ कि लाइक कई बार कस्टमर बोलता है बहुत सारे हो रहे हैं, इतने में नहीं ले सकता एक साथ, बजट की प्रॉब्लम होती है। तो पहले कौन सा सीरीज चलाना है, बाद में कौन सा सीरीज चलाना है, लास्ट में कौन सा सीरीज चलाना है, ये सारी चीजों के बारे में। वैसे ऐसा कम करना चाहिए, लेकिन फिर भी कौन से सप्लीमेंट साथ में नहीं चलाने हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये 5 दिन में आपको ये चीज सीख लेना है कि भाई कौन सा सप्लीमेंट हमारा किस कैटेगरी में आता है। मैं पूछूंगा जब मैं आऊंगा। ठीक है, इस बार टास्क बिना पूरा किए हुए मत आना, क्योंकि इस बार अगर 2 दिन के लिए भी निकाला ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूटने वाली।
तो ये मैं कल से लेकर के 24 तक सेशन नहीं रहेगा, 25 को होगा, 26 को होगा। 25-26 में ये प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें खत्म कर दूंगा। 27-28 फिर क्लोजिंग के चक्कर में हो सकता है ना हो सकता है हो भी जाए, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट बताने का सेशन रहेगा 29-30, और एक दो दिन, अगर 29, वैसे तो 30 तक खत्म हो जाना चाहिए हमारा ये, लेकिन हो सकता है एक दो दिन आगे कुछ चीजें छूट जाती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें छूट जाती है, तो हो सकता है एक दो दिन आगे बढ़े। तो आप लोग अपने सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि आप डॉक्टर ही बन रहे हो। आप मान लो बिजनेस प्लान पे ही काम कर रहे हो, आप लोगों को बिजनेस ही दिखा रहे हो, आप पैकेज सेल कर रहे हो, ब्रॉन्ज पैकेज, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, वट एवर पैकेज। आप किसी को जब पैकेज लेने के लिए भी बोलोगे, बिजनेस भी बताओगे, तो जो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके बदले में दोगे तो प्रोडक्ट ही ना। तो उसका हक है पूछने का कि भाई तुम्हारा ओमेगा इतना महंगा क्यों है, तुम्हारा कैल्सी रिच इतना महंगा क्यों है। इसमें भी तो वही है, कैल्शियम और विटामिन D3 और विटामिन, यही कंपोजिशन बाजार में 400 रुपए का मिल जाता है पूरे महीने का। तो उसका आप क्या जवाब देंगे उसको। आपका पास कोई पेशेंट आएगा, आपने उसको थेरेपी के साथ साथ 5 सप्लीमेंट लिख दिए, वो पूछेगा आपसे कि इतनी सारी दवाइयां किस लिए, मैं तो खाली शुगर के लिए आया था। तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके शरीर से आपको निकालना क्या है, बैलेंस क्या करना है, और कमी क्या पूरी करनी है, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। आप लोग एक जनरलाइज परसेप्शन बना के बैठे हो कि महंगा बोल के लोग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप ठीक से एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे लोगों की संख्या घटेगी, लोग महंगी चीजें भी खरीदते हैं, महंगे सस्ते से मतलब नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेड लाइट पे जब गाड़ी रुकती है ना, तो वहां पे अगरबत्ती बेचने वाले, पेन बेचने वाले आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? देखा है रेड लाइट्स पे, लाल बत्ती पे? हाँ जी, फलक जी, देखा है कभी? देखा है ना? नहीं। नहीं देखा आपने? कभी भी आपको लाल बत्ती पे कोई कुछ बेचता हुआ नहीं दिखा? किसको दिखा है? नीला मैम, आपने देखा है? जी सर, रोज देखते हैं। तो रोज खरीदते हो? नहीं सर। क्यों नहीं खरीदते हो? तो सस्ता होता है मैडम, 2 रुपए का पेन होता है, 2 रुपए की अगरबत्ती होती है, क्यों नहीं खरीदते आप? नहीं सर। मार्केट में जाके पेन खरीदोगे, अगरबत्ती खरीदोगे, उससे महंगा ही मिलेगा, तो वहीं से खरीद लिया करो, सस्ता होता है। फुटपाथ पे मार्केट होता है, शर्ट वहां पे 50 रुपए 100 रुपए में भी शर्ट मिल जाती है, खरीदते हो आप? तो नहीं सर। मैटर महंगा, इस ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैटर महंगा सस्ता नहीं करता। मैटर होता है कि जो चीज आपको लगती है कि ये लेनी चाहिए, ये हमारे लिए फायदेमंद है, वो आप ले लेते हैं, उसकी कीमत मैटर नहीं करती। तो इसीलिए जब सेल्समैन अच्छा वो होता है जो प्रोडक्ट्स को उसके प्राइस पे नहीं, उसके वर्थ पे बेचता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका वर्थ क्या है। तो वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, आपको आपके क्लाइंट को ये फील कराना पड़ेगा कि ये अगर मोबाइल है तो उसको ये मोबाइल ही क्यों लेना चाहिए। ये चीज उसके दिमाग में आपने बिठा दी, कितना भी महंगा है मैटर नहीं करता, वो लोन लेके लेगा। अगर वो नहीं ले रहा है, यानी आप उसके दिमाग में ये बिठा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, या तो उसके पास उतना पैसा ही नहीं। कई बार होगा कि बैठ जाएगा, मान लो आपने BCM किसी को बिठा दिया, बहुत पसंद होगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो अरेंज नहीं कर पा रहा, तो नहीं ले पाएगा। तो यही दोनों रीजन है। सिर्फ महंगा है, पैसा है, फिर भी सिर्फ महंगा है ये बोल के अगर कोई नहीं ले रहा है, उसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि आप उसकी वर्थ उसको नहीं समझाता। और वर्थ वर्थ समझाने के लिए जो आपका प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन होता है, वो कभी भी प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन से नहीं शुरू होना चाहिए। अगर आप पैड की खूबियां बता करके पैड बेचना चाहोगे तो 95% लोगों को वो महंगा लगेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन जब आपकी बातचीत गायनी प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशन में कितना खर्चा होता है, और उनसे बचने के लिए कितनी सस्ती चीज है, तब ये सस्ता लगेगा, तब ये बिकेगा।
सो डोंट बिकम अ सेलर, बिकम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। आदमी सॉल्यूशन के लिए कोई भी कीमत चुकाता है, प्रोडक्ट के लिए कोई भी कीमत नहीं चुकाता। तो पहले बात कीजिए प्रॉब्लम की, मेक देम रियलाइज कि दे नीड इट, उनको इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए। आपका प्रोडक्ट चाहिए, ये बॉटल आपको चाहिए, ये मत कहिए। ये बॉटल अगर बेचनी है तो आपको कोमल बेलानी को यह समझाना पड़ेगा कि वो दिन भर घर से बाहर रहती है, पानी नहीं पीती है, इस चक्कर में उसके बॉडी में ड्राइनेस आ रही है, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसका स्किन खराब हो रहा है, उसका यूटीआई का प्रॉब्लम हो रहा है। वो बोलेगी हाँ ये हो तो रहा है, तो तुमको सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुम पानी पीती क्यों नहीं हो? तो यार बाहर, तो तुम एक काम करो, घर से बाहर देखो ये इतना बढ़िया बॉटल आता है, घर से तुम इसमें पानी भर के ले जाओ, पूरा दिन ठंडा रहेगा, पानी हाइजीनिक रखेगा। लेकिन पहले कोमल हमारे पास एक बॉटल है, आपको पानी भरने की जरूरत है इसमें तो आप पहले ही उस पहले लाइन में आप बन गए सेलर। सो ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, कनेक्ट योर क्लाइंट विद द प्रॉब्लम। और अगर उसको है ही नहीं जरूरत, वो घर से बाहर ही नहीं निकलती, दिन भर घर पे ही रहती है, तो जबरदस्ती उसको बॉटल नहीं बेचना है। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, दिन भर घर पे रहती है तो दिन भर बिस्तर में लेट करके टीवी देखती होगी, कमर दर्द हो सकता है, उसको बीसीएम बेचो, है या नहीं है? पहले लोगों से बात कीजिए, उनसे जुड़े, आपसे आप आपके सामने एक महिला है, आपको पता है कि महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उससे जुड़े क्या प्रोडक्ट है आपको पता है। तो आप लोग क्या करते हैं, जनरली प्रोडक्ट बताना शुरू कर देते हैं। आपको पता है हमारे पास एक बहुत बढ़िया नाइट क्रीम है, लेकिन आपको एक लेडी मिली, आपको मिल गई नीला मैडम, आपने नीला मैडम को देखा, नीला मैडम के शकल पे आपको दिखी कि झुर्रियां हैं फाइन लाइन से या जो भी है, नीला मैडम तो बढ़िया जवान है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप डायरेक्टली बोलोगे मैडम आपकी जो ये झुर्रियां, ये ब्लेमिसेस है ना, उसका हमारे पास बहुत अच्छा नाइट क्रीम है। तो ये दो तरह से खराब हुआ, एक तो आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, और दूसरा आप अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो। रेदर देन दैट यू हैव टू स्टार्ट, नीला मैम का शक्ल देखा कि भाई इसका झुर्रियां हैं, उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, और डार्क सर्कल्स आए हुए हैं या ब्लेमिसेस आए हुए हैं, किसी भी महिला के। तो आजकल मैम आप घर से बाहर बहुत निकलते हो क्या बाहर? हाँ, आपके चेहरे पे ना पॉल्यूशन का असर दिख रहा है। बाहर निकलने वालों सबके साथ ये प्रॉब्लम है, पहले मेरे साथ भी पहले होता था। तो बाहर निकलते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बस में जाते हैं, तो इतना आजकल धुआं धूल मिट्टी कितना पॉल्यूशन है बाहर, उसकी वजह से ना चेहरे की स्किन, बाकी बॉडी तो ढकी हुई होती है, चेहरे की स्किन बर्बाद हो जाती है, क्योंकि दिन में 10 बार तो फेस वॉश भी नहीं कर सकते ना अगर बाहर रहते तो। हाँ बोलेगी वो, हाँ ये बात तो है। हाँ हाँ, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम पहले बहुत होती थी। अपने आप पूछेगी फिर आपने कैसे ठीक किया, पूछेगी कि नहीं पूछेगी? सो ऑलवेज स्टार्ट विद अ कनेक्टिंग प्रॉब्लम, connect the client with that, make him realize that he needs a solution। उसको सोल्यूशन चाहिए, ये उसके अंदर से आना चाहिए। फिर आपके लिए देखिए प्रोडक्ट सेल करना कितना आसान हो जाता। आप खाली घुटने के दर्द के लिए बीसीएम अगर बेचने की कोशिश करते हो ना, मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है, और मैं ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलता हूँ या प्रोडक्ट बेचने की कोशिश, ये रियलिटी है, अगर मैं देखता हूँ उसका वेट ज्यादा है, तो मैं बोलता हूँ मैडम घुटना तो मैं आपका ठीक कर दूंगा, लेकिन आप मुझसे ठीक करवा लो या ऑपरेशन करवा लो, कुछ भी, जब तक आप वजन कम नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है ठीक करने का। इतना वजन आपका ज्यादा है कि कोई भी चीज जो कार्टिलेज जनरेट करेगी वो मार ही देगा उसको, इसी वजह से तो आपको घुटने का दर्द हुआ है। तो लोग अपने आप ही बोलते हैं फिर वजन कैसे कम करें, इस घुटने के साथ तो हम ना तो वॉक कर सकते हैं, ना जॉगिंग कर सकते हैं, ना जिम जा सकते हैं। मैं कहा मैम और भी उपाय है, आप स्विमिंग कर सकते हो। अरे कहाँ है हमारे पास स्विमिंग पूल? मैं कुछ ना, एक उपाय हमारे पास भी है जिससे आपका ये, लेकिन खुशी की बात यह है कि उससे आपका वजन भी कम होगा और घुटने में भी फायदा होगा। तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म रहेगा। बाकी तो आप चाहो तो जाकर के ऑपरेशन करा लो, मेरा कोई नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन आप अपने जो ऑपरेशन करेगा उससे पूछना कि जो आप इम्प्लांट डालोगे वो इतने वजन को झेल तो लेगा।
तो बोलते नहीं नहीं, कई लोग खुद ही बोलते नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला था पहले वजन कम करना पड़ेगा, लेकिन वजन कम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम जिम नहीं जा सकते, हम दौड़ भाग नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते? सो यू हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम, कनेक्ट इट विद द क्लाइंट, मेक हिम रियलाइज दैट ही नीड्स अ सॉल्यूशन। अभी तक मैंने बीसीएम नहीं बताया, डॉक्टर की बात की सबकी, वो उसने खुद ही बोला हाँ डॉक्टर ने बोला मुझे, तो पहले तो आपको वेट लॉस करना है ना। तो वेट लॉस कैसे करोगे? तो कैसे करे समझ में नहीं आता, होता है तो स्विमिंग शुरू करो, पहले अपना प्रोडक्ट मत बोलो, स्विमिंग शुरू करो। हमें भी पता है भाई स्विमिंग कर नहीं पाएगा ये, कहाँ जाएगा स्विमिंग करने? 62 साल की लेडी है, उसको आर्थराइटिस है, कहाँ जाएगी स्विमिंग करने? तब आप अपना सोल्यूशन बताओ। अब उसके मन में तो पहले से वो सॉल्यूशन वो ढूंढ रही है ना, आप नहीं बता रहे हो उसको। अभी समझ में आ रहा है कि आप लोग प्रोडक्ट बेचने समय क्या गलतियां करते हो, कि लोग ना कहते हैं। व्हेन यू आर ऑफरिंग, पीपल हैव द राइट्स टू से नो। और जब सामने वाले ही ने मांगा है तो किसको ना बोलेगा? इसीलिए आप अपने काम करने के तरीके को बदलिए, और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। यही प्रोडक्ट है, यही कंट्री है, यही क्लाइंट है। गरीब लोग हैं तो गरीब हैं सबके लिए, कंजूस हैं तो कंजूस हैं। तो कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फॉरेन टूर क्वालिफाई कर रहे हैं, रैंक अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रोडक्ट की कीमत उतनी है ना। उनके लिए भी लोग वैसे ही है, कंजूस हो या मक्खी चूस हो या गरीब हो या अमीर हो, इंडिया में ही वो बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी भी वही है, बिजनेस प्लान भी वही है, लोग भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, प्राइस भी वही है। इसलिए आपको और कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना तरीका बदलने की जरूरत। और एक चीज बदलने की जरूरत है, वो शिकारी आएगा जाल, यहां तो सुनकर के गुंडी हिला देते हैं सभी। मार्केट में जाते जब एक्चुअल में उसको परफॉर्म करना तो भूल जाते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट लेकर के बैठ जाते हैं। डेमो करने के लिए जाएंगे, टेबल पे प्रोडक्ट सजा देंगे। ये फॉर्मूला डायरेक्ट सेलिंग वाले 40 साल से अपना रहे हैं इंडिया में। जैसे ही आपने ये कर दिया, 90% लोग पहले ही अपना दिमाग ऑफ करके, ओ ये तो अपना प्रोडक्ट बेचने आया है। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो उसके दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि वो सोच रहा है यार पता नहीं कब खत्म होगा, कब मैं उठ के जाऊंगा यार। उसके दिमाग में यही चल रहा है, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा। इसलिए ऑलवेज टॉक अबाउट सम बर्निंग प्रॉब्लम, जो जिससे आपका क्लाइंट पॉसिबली कनेक्ट कर, गारंटी नहीं है कि कनेक्ट कर ही लेगा, पॉसिबली। आप कई बार पैड के बारे में बताना शुरू करते हो, बाद में वो लेडी बताती है मेरा तो यूट्रस निकाल दिया ऑपरेशन। वो तो ऐसा भी हो सकता है। सो पॉसिबली जिससे कनेक्ट कर सके। स्टिल अगर वो निकाल दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को यूटीआई होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, यू कैन स्टिल पिच इन विथ फेमेफ्रेश एंड पैंटी लाइनर। ठीक है, अपने मार्केटिंग के तरीके को सुधारिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और मार्केट में उस नॉलेज को यूज कीजिए। एक बहुत अच्छा चाकू खरीदिए, बहुत बढ़िया चाकू खरीदिए। उस चाकू से क्या करना है? एनी गेसेस? कोई गेस करो कि मैं चाकू खरीदने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया, जो बहुत धारदार हो, एक बार में मुंडी उतार दे किसी की, ऐसा चाकू खरीदिए। और उस चाकू से क्या करना है गेस कीजिए। जो सही सही गेस कर लेगा उसको मैं दूंगा चाकू। गेस करो। जी रीता मैम बताइए, क्या करना है उस चाकू से? उस चाकू से बाल काटने हैं। किसके बाल काटने? अपने जो अरे क्यों लिया। बाल? चाकू से थोड़ी बाल काटे जाते हैं। एनी मोर गेसेस? बहुत बढ़िया है, ऐसा चाकू जिसकी धार बहुत तेज है, बहुत शानदार है, एक बार में कुछ भी काट सकता है, उसको आप खरीद लीजिए और किसी बक्से में रख दीजिए। कुछ टाइम बाद आप उसको निकालेंगे, उसकी धार भी खराब हो चुकी रहेगी। होगी या नहीं? होगी या नहीं होगी? तो ज्ञान को अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, उसकी धार खराब हो जाए।
तो आप जो यहां सीख रहे हैं ना, अगले दिन जाकर के उसको मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए। प्लान देना नहीं आता, कोई नहीं मिल रहा है, तो अपने बच्चों को बिठा करके, अपने हस्बैंड को पकड़ के बिठा के, अपनी वाइफ को बिठा करके ही प्लान दे दो। बिकॉज प्रैक्टिस जरूरी है, बिकॉज ये स्किल है, ये एबीसीडी नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक बार बचपन में सीख लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा। ये स्किल है, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। विराट कोहली बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, अगर वो एक साल ना खेले तो अगले मैच में वो क्या सेम परफॉर्मेंस कर पाएगा? बोलो, कर पाएगा क्या सेम परफॉर्मेंस? कोई बहुत अच्छी डांसर है, एक साल डांस ना करे, उसके बाद जो परफॉर्म करेगी डांस अच्छा कर पाएगी? उसेन बोल्ट इतना अच्छा धावक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उसको 2 साल घर बिठा दो, तो फिर बोलो इसको दौड़ने के लिए, सांस फूल जाएगी। सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ए स्किल, यू नीड टू प्रैक्टिस इट डेली। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप डेली लोगों से बात नहीं करते। डेली नए लोगों से बात करेंगे ना, तो नींद में भी आप प्रोस्पेक्टिंग ही शुरू कर देंगे। कोई किसी भी टॉपिक पे बात करेगा ना, आप आराम से घूम के टीएंस पे पहुंच जाएंगे बहुत इजीली। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए शुरुआत में क्लाइंट्स खराब करने होंगे। शुरुआत में लोग खराब होंगे, रोटी सीखने में, रोटी गोल बनाना सीखने में आटा खराब करना पड़ता है। तो शुरुआत के 6 महीने अगर एक भी बंदा हाँ नहीं बोलता तो भी डेली बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए खराब डेली। देन यू विल बिकम शार्प। तब आप बनेंगे उस चाकू की तरह की एक ही बार में क्लोजिंग डन। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, ज्ञान आपके अंदर कितना भी कूट कूट के भरा हो, कोई फायदा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो शुरू कीजिए प्रैक्टिस। रोज कम से कम 10 लोगों से बात कीजिए, किसी टॉपिक पे कीजिए। सबसे पहले तो बोलने की प्रैक्टिस डेवलप कीजिए। किसी भी टॉपिक पे बात करो, लेकिन करो 10 लोगों से भी। सबसे पहले बेझिझक बोलने की प्रैक्टिस, नए लोगों से बेझिझक बात करने की प्रैक्टिस कीजिए, बिजनेस बाद में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।